3 प्रीलिम्स निकालने के बाद आज मुझसे आप अगर पूछोगे कि सर आईएएस बनने के लिए प्रीलिम्स निकालना इतना इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे आज प्रीलिम्स निकालते? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है कि बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप उनसे पूछना कि आप प्रीलिम्स में फेल हुए, क्या इस वजह से हुए कि आपके पास एक सोर्स अवेलेबल नहीं था, या कोई एक सोर्स जो आप पढ़कर नहीं गए, कोई एक बुक जो आप पढ़कर नहीं गए जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकला। 100% आंसर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे सोर्सेस अवेलेबल थे, आंसर आएगा उनको रिवाइज करके नहीं गए, उनको जिस तरीके से कवर करना चाहिए था उस तरीके से कवर नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास डायरेक्शन की कमी होती है। दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा लास्ट डे का करंट अफेयर्स आता है प्रीलिम्स के एग्जाम में जो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी ऐसे लास्ट मोमेंट के करंट अफेयर्स नहीं पूछती है। करंट अफेयर्स में भी यूपीएससी स्टैटिक पूछती है। ये बात अक्सर लोग जब जान पाते हैं जब वो प्रीलिम्स में फेल कर चुके होते हैं। तीसरी चीज, वो कहेंगे पेपर बहुत टफ था, लेकिन ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वो पेपर टफ हर किसी के लिए था। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट एन एग्जाम जहां आपको एक नंबर स्कोर करना है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इट्स एन एग्जाम जिसमें आपको सबसे आगे निकलना है। जिस दिन पेपर टफ आता है उस दिन कट ऑफ नीचे चला जाता है। चौथी चीज, बहुत से एस्पिरेंट्स एरिथमेटिक्स में फंस जाते हैं। एरिथमेटिक्स क्या होती है? 7 दिन में मैं रिवाइज कर लूंगा, 5 रिवीजन 7 into 5 35 डेज में हो जाएंगे, इतने दिन में इतना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब में नहीं पढ़ना है। पढ़ाई एरिथमेटिक्स पे नहीं चलती है, पढ़ाई एक्सपोनेंशियल होती है, कैस्केडिंग होती है। अगर आपने पहली बार पढ़ा और आप 5 दिन में पढ़ पाए, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो वो 3 दिन में पढ़ सकते हो। इट ऑलवेज चेंजेस। ये सबसे बड़े कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के दिमाग में। वो उस पढ़ाई को उस तरीके से नहीं ले जा पाते जिस तरीके से ले जाना चाहिए। लेकिन आपको ऐसी कौन सी चीज है जो दिमाग में लाना चाहिए जिससे आप प्रीलिम्स में सक्सेस पा सकते हैं? सबसे पहली चीज ये रियलाइज करना कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है। ये मेरी सेकंड प्रीलिम्स की मैं बात बताता हूं। सेकंड प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स थे 118, फर्स्ट प्रीलिम्स में मार्क्स थे अराउंड 97। ये जो गैप आया था इसमें मैं बाहर था, इसमें कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, और 118 में फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने रियलाइज किया था कि मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है, मुझे सिर्फ कट ऑफ क्रॉस नहीं करना है, मुझे उन 14,000 में पहुंचना है। इन 14,000 में चूंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता था तो मुझे 6,000 के अंदर होना था। तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चलता था कि मुझे किसी कोचिंग का पढ़ना है, मुझे इस टेस्ट में नंबर लाने हैं। ये सब नहीं चलता था, दिमाग में रहता था कि मुझे उन 14,000 में आना है। सेकंड चीज, आपको जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होता है वैसे वैसे ज्यादा पढ़ना चालू करना चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर एक कंट्रोल लेकर आया, एक ऐसा कंट्रोल कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि उस प्रेशर को काउंट करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक चीज है, वो है मेरी मेहनत। मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी मैं इस एग्जाम में सक्सेस पा सकता हूं। थर्ड थिंग, जितना ज्यादा मैं रिवीजन करूंगा, जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा और जितने ज्यादा मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, उतना ज्यादा मेरे सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। बच्चों के साथ क्या होता है, आपके साथ क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है हर कोई एक नई पीडीएफ के साथ बाहर आ रहा होगा, हर कोई एक नया चीज बता रहा होगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इस सब में नहीं पढ़ना है। आपको अगर कोई सही डायरेक्शन चाहिए या आपको चाहिए कि पता कर सको कि ये राइट डायरेक्शन है, प्लीज फोकस करना कौन आपके रिसोर्सेस को लिमिट करने के लिए बोल रहा है, कौन आपको कह रहा है कि आपके पास जो भी सोर्स है, कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास नोट्स है, कोई भी बुक है, आप उसी को बार बार पढ़िए।
जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू पर फोकस करेंगे उतना बेहतर आपका सिलेक्शन का चांस होगा। इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये पूरी प्रोसेस है। थर्ड, जब प्रोसेस डिसाइड हो गई आपकी, आपको शो अप करना है। ऐसा कहा जाता है प्रीलिम्स में कि अगर आप वो करो जो सब कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि सबके सोर्सेस सेम है, ऐसा इसलिए क्योंकि 90% बच्चे शो अप नहीं करते हैं। दे डोंट शो अप एवरी डे। हमारे पास डेटा है, क्लासेस के दौरान बच्चे एनरोल करते हैं। पहली क्लास में 1000 बच्चे होते हैं, दूसरी क्लास में 500 होते हैं, तीसरी क्लास में 300 होते हैं, आखिरी तक जाते 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 ये बहुत छोटी संख्या बचती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये चीज़ टफ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ फिट नहीं है कि प्लान कितना भी अच्छा हो, बुक कितनी भी अच्छी हो, अगर आप शो अप नहीं करते हो तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगी। कंसिस्टेंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आपके 2 दुश्मन बताना चाहता हूं। कौन से 2 दुश्मन हैं जिनसे आपको रिवेंज लेना है? देखिए, आपकी प्रीलिम्स फेल हो रही है या आपकी प्रीलिम्स पास नहीं हो रही है, या आपने कभी लिखा नहीं है, आपको चैलेंज लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप 2 लोगों से बदला लेने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 है कंटेंट, नंबर 2 है पेपर। आपको क्या करना है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चंस गलत करवाते हैं, या आपने पहले प्रीलिम्स दिया हुआ है उसमें कौन से सब्जेक्ट के सवाल गलत हुए हैं, उसे आइडेंटिफाई करो और उसे डिफीट करो। इस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ो कि आपके सवाल गलत ना हो। नंबर 1। नंबर 2, आपको इस पेपर को कॉन्कर करना है। इस पेपर की क्रियाकलाप क्या है, इसके ऊंच नीच क्या है, इसकी बात क्या है, ये किस तरीके से पूछता है, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, कौन से फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आंसर किया जाता है, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए उस दिन एग्जाम के दिन, कितने रिवीजन जरूरी है, इसका जो पूरा फियर है इस एग्जाम का, उसे कॉन्कर करना पड़ेगा। इस सब के लिए किस चीज की जरूरत है? इस सब के लिए जरूरत है आपके पास एक करेक्ट कंटेंट हो और एक करेक्ट स्ट्रेटजी हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ स्टडी का गेम नहीं है, वो एक रिवीजन का गेम है, वो एक डिसीजन का गेम है। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा डिसीजन ले पाओगे, उतनी अच्छी आपकी मेमोरी रहेगी। इस तरीके से आप प्रीलिम्स को कॉन्कर कर सकते हो। आपका आइडियल डे इस बेसिस पर कैसा होना चाहिए? आपका आइडियल डे इस बेसिस पर होना चाहिए कि आपके दिन का 50% टाइम स्टैटिक पर फोकस होना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये होना ही चाहिए। उसके बाद आपका 30 to 40% डे जो है वो आपका जाना चाहिए प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के ऊपर। रेस्ट जो टाइम है टोटल में से वो आपका जाना चाहिए करंट अफेयर्स पर। अक्सर बच्चे करंट अफेयर्स पर दुनिया भर का फोकस रखते हैं, पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्टैटिक को इग्नोर करते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, इट इज स्टैटिक डोमिनेंट। Even the current affair questions you can solve through static. You can solve. So static is the king. Focus on that. Allocate the maximum time on static. Then आज हम डिस्कस कर रहे हैं संकल्प को। संकल्प एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव में आपके पास इट इज कंप्लीटली फ्री, बाय द वे इट इज कंप्लीटली फ्री, एंड वी विल प्रोवाइड यू PYQ इंटीग्रेटेड टीचिंग विथ 1 shot videos in a structured timetable with a weekly mentorship session। मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने आया हूं कि कैसे मैं एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट कैसे आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं फ्री, कंप्लीटली फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू योर नीड। लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम वीकली लाइव मेंटरशिप सेशन लेंगे। इनकी डिटेल में आपको जरूर बताऊंगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए। सेकंड, वी विल हैव डाउट क्लियरिंग एंड स्ट्रेटजी गाइडेंस। एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड, वेदर एकेडमिक और प्रिपरेशन वाइज। देन वी विल हैव अ प्लानिंग दैट इज फोकस्ड कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स। द थिंग्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की वो उसी प्लानिंग का पार्ट है।
जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स एक डिसीजन मेकिंग गेम है। इट इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम। ये मेमोरी और पढ़ाई बेस्ड एग्जाम नहीं है कंप्लीटली, ये डिसीजन बेस्ड एग्जाम है। सबसे पहला डिसीजन होता है सोर्सेस का, कौन से सोर्स पढ़ूं कौन से ना पढ़ूं, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आप गलत डिसीजन लोगे, फेल कर जाओगे। सेकंड डिसीजन आपको लेना होता है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस के लिए शो अप करना है, वो आप नहीं लेते हो। थर्ड डिसीजन होता है एग्जाम हॉल के अंदर कौन से एग्जाम से लड़ना है, कौन से पेपर कौन से क्वेश्चन से लड़ना है और कौन से क्वेश्चन से नहीं लड़ना है। सीसेट अक्सर बच्चों का फेल होता है क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस को उन्हें पिक नहीं करना चाहिए था। सीसेट में फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। ये सारी चीजें जो इंप्रूवमेंट की सारी चीजें हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर, संकल्प के अंदर आपको सारा कुछ पढ़ने को मिल रहा है। देखिए, इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। आपका कंप्लीट पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, मॉडर्न, आईआर, एंशिएंट, मेडिवल, ये सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव। इसके बाद अपना मेंटरशिप सेशन आएगा जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे ये चीजें। सबसे पहला, जैसे आज लॉन्च है, आज लॉन्च हो रहा है, हम सबसे पहला सेशन जो लेंगे संडे को, वो लेंगे कि कैसे आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको इसका छोटा सा हिंट देता हूं। देखिए, पीवाईक्यूज का रोल क्या होता है? पीवाईक्यूज का रोल होता है नंबर 1। मैं आपसे अगर पूछूं कितने टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन 2025 में आए, कितने टाइप के क्वेश्चन आए, आपको जानकर हैरानी होगी। देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इनको मैं रिड्यूस करके 7 भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं। देयर आर 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इन 8 टाइप के क्वेश्चन से फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि देखिए, इंफॉर्मेशन बहुत है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सो मेनी थिंग्स हैं, लेकिन यूपीएससी लिमिटेड है कि उस सारी इंफॉर्मेशन को उसे इन 8 टाइप के क्वेश्चन से ही पूछना है। यानी पूछने का तरीका बहुत सीमित है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है। लेकिन अगर हम इन टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स, पूछने के तरीके, इनको सॉल्व करने का तरीका अगर हम पकड़ ले तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना किस में से आसान है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आसान है, ये डिफिकल्ट है। दिस इज डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो दिस इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको मार्क कर सकते हैं। इसमें आपको 1 या 2 के बारे में पता चल गया तो आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। यहीं से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो पीवाईक्यूज विल डिसाइड हाउ यू विल टेक द डिसीजन। इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो भी यहीं से डिसाइड होगा, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो भी यहीं से डिसाइड होगा। नेक्स्ट देखिए, जो टाइप के क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देख के लगेगा कि ये बहुत टफ है, लग सकता है, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग कैसे जाएगा? आप सबसे पहले इसमें सोचो कि अगर मैंने इन दोनों को मिसमैच करा लिया, या मैंने इन दोनों को मिसमैच करा लिया, या मैंने इन दोनों को मिसमैच करा लिया, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। सिमिलरली इस पे लगेगा, सिमिलरली इस पे लगेगा। यानी आपके पास दिमाग लगाने के लिए इतने सारे एवेन्यूज हैं। इसमें क्या ट्रिक लग सकती है? इसमें लिखा हुआ है कि वर्क्स किसके अंदर काम करती है, फंक्शन क्या है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का काम करती है फिक्स होता है। यानी इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आसान तरीके से बनाया जा सकता है। दिखने में बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व करने की टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 8 टाइप के, इनको दिखाने का पर्पज क्या है? इसको दिखाने का पर्पज ये है कि आप ये समझिए कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी उनको 8 तरीके से ही पूछ सकती है। वेज टू आस्क इज लिमिटेड, मीनिंग इफ यू नो how to solve these type of questions, then you can somehow
कॉन्कर द सिलेबस। दैट्स फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग। ये मैं पहली चीज आपको बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हम कहते हैं कि लेस इज मोर, एक साइंस है यूपीएससी में। ये कैसे डिसाइड होता है? ये सब डिसाइड होता है पीवाईक्यूज के थ्रू। मैं कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूं कि पीवाईक्यूज कैसे लगाने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। पहले सॉल्व करो आप सारे के सारे पीवाईक्यूज एक सब्जेक्ट के। जैसे मैंने पिक किया साइंस एंड टेक, पिक ऑल द पीवाईक्यूज, 30 ईयर पीवाईक्यूज ऑल टुगेदर विद इन अ डे और 2, सारे पढ़ो एक साथ। आपको बहुत बढ़िया एक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या पैटर्न है? साइंस एंड टेक के अंदर जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होता है वैसे वैसे क्वेश्चन इवॉल्व होते हुए दिखेंगे। जिस साल जो टेक्नोलॉजी लॉन्ग स्टैंडिंग होगी, बड़ा इंपैक्ट डाल रही होगी, बड़े एप्लीकेशंस होंगे, वो टेक्नोलॉजी एग्जाम में आएगी। जैसे कि इस साल क्वांटम टेक्नोलॉजी या एआई या ईवीज की टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्रोसेसर्स, प्रोसेसिंग पावर, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस साल। मून मिशन इस साल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग आर्टेमिस जा रहा है। दूसरा, क्रोनोलॉजिकली आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आप एक बार सॉल्व कीजिए क्रोनोलॉजिकली, यानी कि आप 25 से चालू कीजिए और बैक कीजिए, या बैक से आइए और 2025 तक का पेपर लगाइए। साल बाई साल, ये टॉपिक वाइज है, ये साल बाई साल है, साल बाई साल है। फिर आपको कोर जो है वो ट्रेस करना होता है। मैं बताता हूं क्या है ये कोर का मतलब है। यूपीएससी कभी भी सवाल पेरिफेरल चीजों से नहीं पूछती है। ऑलवेज द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द कोर। यानी आपको यह समझ में आएगा कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, उसका करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो कोर स्टैटिक पार्ट है, यूपीएससी सवाल वहीं से पूछेगी। जैसे 5G पूछा तो उसने फ्रीक्वेंसी पूछी, कैसे फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, दैट इज कोर ऑफ 5G, बिकॉज दैट्स डिसाइड द बैंडविड्थ। सब कुछ वही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ड्रॉ पैटर्न, टॉपिक, सॉल्यूशन एंड आंसर। आपको पैटर्न सिर्फ क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करना है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसका आंसर कैसे निकलता है, उसके स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके स्टेटमेंट्स अगर आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक स्टेटमेंट जरूर होता है कॉन्सेप्ट पर, एक स्टेटमेंट होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे 3G 4G 5G, तो एक स्टेटमेंट कंपैरेटिव आ जाएगा। AI ML और बिग डेटा एनालिटिक्स, एक कंपैरेटिव टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट आता है साइंस एंड टेक में। यानी कि अगर हम टॉपिक्स, सॉल्यूशंस और आंसर्स, इन तीनों का पैटर्न ड्रॉ करेंगे तब हमें समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, बी लाइक अर्जुन, डोंट बी लाइक अ कर्ण। मीनिंग व्हाट? Meaning that you have to do these on your own. So this is where I say that we will do a lot of things in mentorship. The very first thing is that we will analyze, we will orient ourselves based on PYQs. Then we will go for how to utilize current affairs effectively for your preparation. Then we will do mock test analysis, how best you can analyze your mock test. I'll show my technology so that you can, I'll show my technique, so that you can utilize your mock test better and improve your marks. All these sessions will take place on every Saturday or Sunday, that will be decided, and you can join these sessions live or we will share a link. So this will be part of the mentorship program. The other thing, that important thing that I want to share is that I will make sure that you are consistent. How you can be consistent? The process will be very simple, that you have to first plan your months. You have basically February, March, and then you have April and May. In these 4 months you have to be very dedicated. As soon as you appear April or May, you have to improve your study time and you have to improve how much you are studying. So that you have to do. How I can ensure that? I will share 2 planners with you. This is very important. I will share 2 planners with you. One will be the weekly planner. I will not give you a 2-month long plan, because you will forget, I will forget. We will plan week by week. We will have an overall macro plan, but we will have a weekly plan. In this, you can download this by scanning this QR. In this, we will plan our priorities, our weekly goals. We will have Monday to Sunday, all the targets that we have. Then we will build habits, and then we will have a 30-day challenge. All this you will do with me. Then secondly, we will have a daily plan. This you have to submit on this Telegram channel.
So every day you will fill your task, you will say whether you have completed or not, you will attach a text or an audio message that I am doing this work and I will do it tomorrow also. We will build a synergy, we will have a synergy among each other. Already there are 250 plus students who have enrolled, or let's say who have shown their interest in this free mentorship program. I am giving you a chance. This is a first come first serve basis, because I cannot cater to thousands of students. I can only cater to very limited students. So please come to this Telegram group, and then you can join this free mentorship program. We will share the link in the description also. This is what we will do in this mentorship program. So at the end, I'll say this thing, that with Sankalp, with this schedule, if you combine mentorship, then we can conquer prelims this year. We will definitely clear prelims. So join me in this great journey that you have taken. I will guide you every week. I'll meet you. I'll solve all of your doubts, and we will be very clear with our goals. We will do hard work every day. We will show up and we will build a synergy. All this can be done completely free. You can join the Telegram group through this link. You can scan it, and we will meet soon. Very good luck. Let's crack it.